हेलो एवरीवन। आज ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी में कैटालाइटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। यह आपको सबको पता है, ट्रांजिशन मेटल हैं वो कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रियाओं में प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसा क्यों? इसका पहला रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल टीएम संक्रमण धातु परिवर्तनशील या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करती हैं। यहाँ वेरिएबल या परिवर्तन का मतलब है कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करना। जैसे यहाँ मैंने पहला एग्जांपल लिया है आयरन का। आयरन है, आपको पता है, 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, +2 एंड +3। तो एक रिएक्शन है 2I नेगेटिव या आयोडाइड पर सल्फेट कैटलिस्ट के रूप में आयरन +3 यूज में लिया है, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में आयोडीन और 2 मोल किसके प्राप्त हुए हैं? सल्फेट के। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहां कैटलिस्ट के रूप में आयरन है, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप से प्राप्त Fe+2 है, वो पर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो पर सल्फेट है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और कैटलिस्ट है Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe+3 में। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयरन है वो यहाँ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, और वो किसके रूप में प्रयोग में लाया जाता है? कैटलिस्ट के रूप में। दूसरा एग्जाम्पल है जो आपने पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन में प्रयोग में लाया जाता है। 2SO2 + O2 यहाँ कैटलिस्ट के रूप में वेनेडियम का ऑक्साइड है वो प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ SO2 का जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो SO3 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में होती है, V2O5 + SO2। SO2 किस में कन्वर्ट हो गया? SO3 में। अब जो वेनेडियम है V2O4, वो जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, अर्थात उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, या ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि होती है। तो यहाँ भी स्टेप फर्स्ट में वेनेडियम राइट हैंड साइड में लिख रखा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में कन्वर्ट हुआ? +4 में। और सेकेंड स्टेप में +4 से फिर किस में कन्वर्ट हो गया? +5 में। इसका मतलब इनकी एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है या मध्यवर्ती अवस्था आती है, जिसमें यह है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का एक नया पाथ जनरेट करता है। ऐसा क्यों और कैसे अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों एग्जाम्पल से ये स्पष्ट हो गया कि कैटलिस्ट के मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे आयरन है, पहले वाले एग्जाम्पल में Fe+3 में था, फिर किस में कन्वर्ट हुआ? इंटरमीडिएट स्टेट में Fe+2 में, फिर किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में। कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब स्टार्टिंग में Fe+3 था और बाद में भी किसके रूप में हुआ? Fe+3 के रूप में। अब दूसरा एग्जाम्पल भी यही है, V2O5 था पहले, और फिर वो अपन को जब भी कैटलिस्ट के रूप में फिर से प्राप्त हुआ तो वो भी किस में प्राप्त हुआ? V2O5। इसका मतलब इनके केमिकल कंपोजिशन में और मास में कोई चेंज
नहीं होता। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल वो कैटेलिस्ट के रूप में फ्री वैलेंसी प्रोवाइड करवाती हैं। फ्री वैलेंसी का अर्थ यह है कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके ऊपर रिएक्टेंट हैं वो एडजॉर्ब या अधिशोषित होते हैं। इसलिए ये कहा गया कि ट्रांजिशन मेटल कैटेलिस्ट के रूप में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री वैलेंसी, अर्थात इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल रिएक्टेंट को अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल, जब भी वो फ्री वैलेंसी होती हैं वहां पर जब रिएक्टेंट या क्रियाकारक एडजॉर्ब या अधिशोषित होता है, इसका मतलब उसने अपनी सरफेस प्रोवाइड करवाई है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल रिएक्टेंट से क्रिया करती है तो सबसे पहले क्या होता है, एडजॉर्प्शन, और उसके पास होता है डिजॉर्प्शन या विशोषण। इसका मतलब पहले उसके साथ अटैच होता है या अट्रैक्ट होता है, उसके बाद में वहां से रिमूव हो जाता है। इसको अपन एक मैकेनिज्म या जनरल एक डायग्राम से अपन समझें तो निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी आप मेटल ले लीजिए एम की जगह, वो मेटल के पास जो ये गोले दिखा रखे हैं वो क्या है, इनकी फ्री वैलेंसी हैं। फ्री वैलेंसी हैं, यहाँ पर आकर के रिएक्टेंट ए एंड बी हैं, वो इसके ऊपर क्या होते हैं, एडजॉर्ब या अधिशोषित होते हैं, और इस एडजॉर्प्शन को क्या कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन। ये जब भी रिएक्टेंट हैं एडजॉर्ब होते हैं वो स्टेरिकली अप्रोचेबल होने चाहिए, इसके लिए मस्ट कंडीशन है। अब ए और बी जब भी इनके ऊपर एडजॉर्ब हो गए, उसके बाद में ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होता है और कैटेलिस्ट से रिमूव होना शुरू होता है। तो इसका मतलब मेटल से जो बॉन्ड है वो मैंने ब्रेक होते हुए दिखाया है, और ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता हुआ दिखाया है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। इनमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग है, बॉन्ड बनना और बॉन्ड का टूटना है वो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। इसको अपन ने कह दिया एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट, और ये एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट है वह लो एनर्जी या लोअर एनर्जी का एक नया पाथ जनरेट करती है, जिसके कारण ही कैटेलिस्ट है वो जनरली केमिकल रिएक्शन में यूज में लिया जाता है, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि जो कैटेलिस्ट हैं वो रिएक्शन के अंदर जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लोअर एनर्जी का क्या प्रोवाइड करवा देता है, पाथ प्रोवाइड करवा देता है। एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट के बाद में डिजॉर्प्शन होता है। डिजॉर्प्शन का मतलब जो रिएक्टेंट मेटल की सरफेस पे अधिशोषित या एडजॉर्ब हुए थे वो वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए एंड बी थे, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, ए और बी। इस रिएक्शन में ए एंड बी को सरफेस प्रोवाइड करवाने का काम किसने किया, कैटेलिस्ट ने। कैटेलिस्ट यहाँ अपन कौन सी मेटल यूज में ले रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल। ये रिएक्शन कितनी स्टेप में हुई, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में केमिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड स्टेप में क्या हुआ, डिजॉर्प्शन। और इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो ऐसा माना जाता है रिएक्शन के अंदर लो एनर्जी का एक पाथ प्रोवाइड करवाती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल हैं वो रिएक्शन के अंदर जब भी प्रयोग में लाई जाती हैं तो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। इसका अपन दूसरा एग्जाम्पल और पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों, कि लो एनर्जी का कैसे पाथ प्रोवाइड करवाया,
अपन कैसे कह सकते हैं कि ये लो एनर्जी का है? अपन ने तो एक डायग्राम में देखा है। ऐसा क्यों? जैसे मैंने हेबर प्रोसेस आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया। यहाँ आयरन है वो किसके रूप में यूज में लिया जाता है? कैटलिस्ट के रूप में। और मोलिब्डेनम है वो प्रमोटर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोमोटर है वो उसका क्या काम है। पहले अपन देखते हैं कि कैटलिस्ट के रूप में कौन था? आयरन। ध्यान से सुनना और समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयरन को कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया। उसके पास आपको पता है कि डी ऑर्बिटल होते हैं। लिगेंड नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, नाइट्रोजन N2 ने अपना लोन पे डोनेट किया है नॉन बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं किसको? आयरन को। आयरन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब जब भी आयरन लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग को बैक पी पाई और डी पाई के रूप में डोनेट करता है, तो जो डोनेटिंग दो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहां जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में। जो मैंने डायग्राम में शो किए हैं कि नाइट्रोजन है वो 2p3 होता है, आपको पता है। तो 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो मैंने एटम के रूप में शो कर दिए। जब ये एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल के रूप में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन 2p बॉन्डिंग, वो कौन सा है? एक्स और वाई, जिनकी दोनों की एनर्जी सेम है। उसके बाद में उनसे हायर एनर्जी का कौन सा है? सिग्मा बॉन्डिंग 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब आप ये कह सकते हो सर नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया है। ये जो लोन पे डोनेट किया है वो बॉन्डिंग के नहीं है, नॉन बॉन्डिंग के हैं। अब डोनेट करने के बाद में जब मेटल ने बैक डी पाई, मेटल का लिगेंड के रूप में कौन सा? पी पाई, कौन सा? एंटी बॉन्डिंग। जब डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है लिगेंड को, वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगी, बॉन्ड ऑर्डर या बंद क्रम उतना ही कम होगा। इसका मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विपरीत बंदी आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। विपरीत बंदी आणविक कक्षक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि सर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो क्या हो गया? ये बॉन्ड ऑर्डर है कम करने का काम किसने किया? इस मेटल ने। और मेटल किसके रूप में यूज में ली जा रही है? कैटलिस्ट के रूप में। तो इस मेटल ने N2 जो ट्रिपल बॉन्ड में था वो कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया? ट्रिपल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड से फिर किस में कन्वर्ट करेगी?
सिंगल बॉन्ड में, और फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कैटलिस्ट हैं वो लोअर एनर्जी का पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। यदि यहाँ आयरन मेटल नहीं होती तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता होती। इसलिए ये कहा जाता है कि जो कैटलिस्ट हैं वो रिएक्शन के अंदर एक नया पाथ जनरेट करते हैं। कौन सी एनर्जी का, लोअर एनर्जी का, जिसके कारण रिएक्शन है वो मिनिमम टाइम में और तीव्र गति से या फास्ट रूप से संपन्न होती है। अब ये है कि आपको मैंने ये बता दिया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर उतना ही क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या है, लो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी और रिएक्शन आसानी से संपन्न हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल जिसमें ट्रांजिशन मेटल को कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है वो रिएक्शन मैंने लिखे हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि फिशर-ट्रॉप्स जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी मेटल को कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया जाता है। तो फिशर-ट्रॉप्स में कौन, कोबाल्ट, रोडियम और मैग्नीशिया। और फिशर-ट्रॉप्स मेथड है वो किसके सिंथेसिस में या सेंसलेशन में प्रयोग में लाया जाता है, पेट्रोल या कहें गैसोलीन या कहें एल्केन। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल और गैसोलीन क्या है, तो ये हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं C12 to C16। यहां मैंने नीचे लिखा है NCO कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं है ये, +2N+1H2। यहाँ ये कोबाल्ट और रोडियम कौन सी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, और इससे क्या प्राप्त हुआ है, एल्केन। कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2 + O2 से क्या बना, SO3, और ये प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और SO3 जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4, और H2SO4 में जब SO3 इन्वॉल्व होता है तो बनता है H2H2O7, ओलियम, आपने नाम सुना होगा। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से NO प्राप्त होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होता है, NO2, जिसके पास एक रेडिकल होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो हाईली, जिसके कारण NO2 बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ये NO2 जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड, और उसके साथ क्या प्राप्त होगा, NO। ये NO फिर से ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट होगा, NO2। NO2 के साथ क्या रिएक्शन करेगा, वाटर, और क्या बन जाएगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा था ओस्टवाल्ड प्रोसेस है किसके सिंथेसिस या सेंसलेशन में प्रयोग में लाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, HNO3। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटेलिस्ट प्रयोग में लाया जाता है, निकल। यदि यहाँ प्लेटिनम ऑप्शन आए तो प्लेटिनम नहीं है, निकल है। बहुत बार ये क्वेश्चन है। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल हैं वो कैटेलिस्ट के रूप में जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट, आपने नाम सुना होगा। जिगलर-नाटा कैटेलिस्ट क्या है, TiCl4, टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +4, प्लस
एल्यूमिनियम ET मानी एथिल 3 या ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। जब भी एथिलीन के N मोल यूज में लिए जाते हैं तो ये N मोल आपस में जुड़ करके पॉलीमराइज होकर के और पॉलीएथीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO+2H2 और क्या बनता है मेथेनॉल। जब कौन सा कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है कॉपर जिंक, और यदि यहाँ कॉपर और जिंक की जगह कोबाल्ट और रोडियम और मैग्नीशिया यूज में ले लिया जाए फिशर ट्रॉप्स तो एल्केन बनती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए कैटलिस्ट के रूप में आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।